हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू बिगिन आवर ऑनलाइन क्लासेस, आवर ऑनलाइन सेशन। एंड इस बार मैं क्लास 10th का भी मैंने कुछ सेक्शन यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि मेरे पास में डिमांड आ रही थी कि क्लास 10th के लिटरेचर पोर्शन से भी कुछ ना कुछ मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं। सो आज हमने यहाँ पर, जैसा कि क्लास 9th और क्लास 12th के भी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पर जो फर्स्ट बुक है पोइट्री की बुक, उसमें से सबसे पहले मैंने पोइट्री सेक्शन को ही चूज़ किया है। तो आज हम यहाँ पर क्लास 10th की जो फर्स्ट बुक है उसके लिटरेचर पोर्शन में से पोइट्री सेक्शन वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में आप कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो कि अभी इस समय लॉकडाउन के दौरान, और आपको पता ही है कि हमारी पूरी कंट्री अभी कोरोना के प्रभाव से जूझ रही है, तो इन पॉइंट्स को भी आप अपने माइंड में रखिए। और उसके साथ साथ में अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव चोजन ए पोएम written by Charles Mackay, and the title of the poem is My Good Right Hand, a very inspirational poem. So as always, first of all, let's know something about the poet. So as I have already told you, the poem is written by Charles Mackay. Charles Mackay इस कविता के कवि हैं, लेखक हैं, और उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन भी मैंने यहाँ पे दिया है। आप उनका लाइफ स्पैन भी देख सकते हैं, 27 मार्च 1814 टू 24 दिसंबर 1889, एंड ही वॉज ए स्कॉटिश पोइट। स्कॉटलैंड मूल के कवि थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार, ऑथर, लेखक, एंथोलॉजिस्ट, नॉवलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर, स्पेशली रिमेंबर्ड मेनली फॉर हिज बुक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। तो ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ खास इनके लिटरेरी वर्क्स थे। एंड ही वॉज बोर्न इन पर्थ, स्कॉटलैंड। हिज फादर जॉर्ज मैके वॉज ए बॉम्बार्डियर इन द रॉयल आर्टिलरी। इनके पिताजी जो थे जॉर्ज मैके, वो एक बॉम्बार्डियर जो है आर्मी के अंदर, वो एक विंग होती है जो कि वॉर के दौरान बॉम्ब्स वगैरह जो तोपें होती है उसको संभालते हैं। एंड इस मदर एमिली कैरगिल डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ। थोड़ा सा जो इनकी लाइफ की बिगिनिंग थी काफ़ी ट्रेजिक थी। तो आगे देखते हैं, अब पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट हम शुरू करते हैं। सो एज ऑलवेज लेट्स टॉक अबाउट द पोएम। सबसे पहले पोएम की एक शॉर्ट समरी। एंड आई पर्सनली बिलीव, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता भी हूँ, कि यदि अगर किसी भी पोएम को स्टार्ट करने से पहले उसकी समरी अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसका टेक्स्ट पढ़ते समय हमें बहुत ईजीनेस रहती है, आसानी रहती है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए हमें कि पोएम की थीम क्या है, किस चीज़ के ऊपर पोएम लिखी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द पोएम इज़ रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। तो ये जो पोएम है ये एक बहुत ही साधारण एक थीम है इसकी, गरीबी, उसके ऊपर आधारित है। और ये भी बताया गया है कि किस तरीके से अगर जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आएँ तो उससे कैसे उबरा जा सकता है। मैं तो पर्सनली ये भी बिलीव करता हूँ कि दिस पोएम इज़ रिलेटेड विथ एवरीवन। मेरे आपके सबके जीवन से ये संबंधित है पोएम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी ना कभी बुरा वक्त नहीं आता, लेकिन अगर उस बुरे वक्त के समय भी हम अपने ऊपर अपनी मेहनत पर यदि यकीन रखें तो उससे उबरा जा सकता है। When the poet fell in grief and some adversity, एक बार जो पोइट होता है जब उसके जीवन में दुख आता है, ग्रीफ यानी दुख, एंड एडवर्सिटीज़ का मतलब होता है जब परेशानियाँ आती हैं, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेसर्टेड हिम। तो उसके जितने भी जो मित्र होते हैं, उसके जितने भी जो सगे संबंधी होते हैं, वो सब भी अपना मुंह उससे मोड़ लेते हैं। आपको पता ही है कि बुरे वक्त में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि आपका साथ देते हैं। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर फ्रेंड्स हमारा साथ छोड़ देते हैं। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम। लिप सिंपैथी मतलब सिर्फ लोगों ने
बोलकर कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने भी पोइट की हेल्प नहीं की। द पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन सैंड। फाइनली पोइट को भी ये फील हो जाता है कि दूसरों पे यकीन करना ये बिल्कुल हवा में किले बनाने जैसा है। यानी कि हवा में किले बनाने का मतलब होता है सिर्फ एक भावनाओं में जीना, सिर्फ सोच में जीना, जो चीज़ संभव नहीं है कि लोग कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा। तो फाइनली उसको भी ऐसा लग गया कि लोगों की बातों पे सिर्फ यकीन करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाई हिमसेल्फ। लास्ट में वो इस बात पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि दूसरों पे यकीन करने की बजाय सबसे पहले मैं भगवान में अपना विश्वास रखूं और उसके बाद में मैं खुद अपना कठिन परिश्रम, अपनी कठिन मेहनत वो शुरू करूं। यदि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा, ईश्वर में यकीन रखूंगा, तो अल्टीमेटली वो ही मुझे सबसे ज़्यादा पे करेंगे। विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न्ड इन हिम। और ऐसा सोच के उसका जो करेज होता है, उसका साहस जो है, जो कि उसके बुरे वक्त में टूट चुका था, वो दोबारा उसके अंदर आ जाता है। ही ओवरकेम हिज सॉरो एंड सून बिकेम प्रॉस्परस। और वो अपने दुख से उबर पाता है और जल्दी ही वो दोबारा से प्रॉस्परस यानी पहले जैसा समृद्ध हो जाता है। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सॉरो एंड पेन। और अंततः उसकी जो कठिन मेहनत होती है, ये उसके जीवन में जो दुख और जो तकलीफ़ें छाई हुई थी, उससे पोइट को दोबारा से बाहर निकलने में बहुत मददगार साबित होती हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट स्टेंजा। So there are 4 stanzas in this poem and each stanza contains 4 lines. So stanza wise stanza हम इस पोएम को पढ़ेंगे। और जैसा कि अभी मैंने अपनी पिछली 2 पोएम्स में भी आपने देखा था कि जो भी स्टेंजा मैं पढ़ाता हूँ, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने जो स्टेंजा अभी पढ़ाऊँगा उसके ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन, वो भी यहाँ पे नीचे आप वाइट बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो शुरू करते हैं पोएम माई गुड राइट हैंड। एंड बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द पोएम इज़ वेरी सिम्बॉलिक। बहुत ही प्रतीकात्मक एक कविता है। एंड हैंड्स आर जनरली द सिंबल ऑफ लेबर। हमारे जो हाथ, हमारी जो भुजाएं जो होती है, ये हमेशा श्रम और मेहनत का ही प्रतीक होती हैं। और इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि जीवन में कठिन मेहनत और परिश्रम जो होता है, यही जीवन की सफलता की कुंजी होती है। इट इज़ द की ऑफ ए लाइफ। बिना मेहनत, बिना परिश्रम के हम जीवन में कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप भली अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर किसी को अपने हिसाब से मेहनत करनी होती है, तभी जाके वो जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। तो शुरुआत करते हैं स्टेंजा फर्स्ट की। I fell into grief and began to complain. So from the very first line, पोइट जो है वो अपनी ही लाइफ के बारे में बताता है कि एक बार उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा समय आया था जब वो ग्रीफ यानी कि बहुत दुखों में पहुंच गया था। एंड बिगैन टू कंप्लेन। इंसान की आदत होती है जब उसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आती है तो सबसे पहले वो उस तकलीफ़ से उबरने की बजाय वो तकलीफ़ उसकी ज़िंदगी में क्यों आई, उसकी शिकायतें, उसकी कंप्लेंट्स करना शुरू कर देता है। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। एंड जैसा कि हर व्यक्ति करता है कि जब वो किसी तकलीफ़, किसी परेशानी में आता है तो हम उस परेशानी के वक्त में जो भी हमारे मित्र हैं या जिनको हम अपना फ्रेंड समझते हैं, उनका मुंह ताकना शुरू कर देते हैं। कवि ने भी वैसा ही किया। बट आई सॉट हिम इन वेन। सॉट हिम इन वेन का मतलब, सॉट का मतलब होता है खोज। लेकिन मेरे बुरे वक्त में किसी एक ऐसे सच्चे दोस्त की खोज मैंने की जो कि वास्तव में मेरी मदद करता। आई सॉट हिम इन वेन। इन वेन का मतलब है निरर्थक, यानी कि मेरी वो खोज बेकार गई। मेरे बुरे समय में मुझे कोई भी ऐसा दोस्त नहीं मिला जो वाकई मेरी हेल्प करता। कंपेनियंस वर शाई
साथ वाले जो हैं, मेरे साथी जो हैं, देवर शाई। शाई का वैसे शाब्दिक अर्थ तो होता है शर्मीला, लेकिन यहाँ पे द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ शाई इज़ इनडिफरेंट, यानी मेरे जो साथ वाले थे उन्होंने भी मेरे से अपना मुंह मोड़ लिया। एन एक्वेंटेंस वर कोल्ड। एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान वाले। दे वर कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है दे बिहेव्ड वेरी कोल्ड हार्टेडली, यानी कि वो भी मेरे से बिल्कुल इनडिफरेंट हो गए। मेरे जान पहचान वाले जो थे उन्होंने भी मेरे प्रति अपनी कोई जिंदादिली नहीं दिखाई, सिर्फ वो मेरे को सजेशंस देते रहे कि ये करो वो करो, लेकिन जो वास्तव में जो मेरी मदद की जानी थी इनमें से किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं करी। दे गेव मी गुड काउंसिल। सिर्फ लोग अच्छी राय मुझे देते रहे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। दैट ड्रेडेड देयर गोल्ड का मतलब ये होता है, द मीनिंग ऑफ गोल्ड इज नॉट सोना। यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है देयर मनी। हर कोई व्यक्ति मुझे सलाह तो देता रहा, अच्छी अच्छी राय मुझे देता रहा कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जिस समय मैं तकलीफ़ में था, मुझे वास्तव में जब कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उस समय इन सभी लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और फाइनेंशियली किसी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो यहाँ पर इस फर्स्ट स्टेंजा के मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के भी मीनिंग मैंने आपको बताए। यहाँ पे लाइन बाय लाइन हमने इसको समझने की कोशिश की। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सेकंड स्टेंजा शुरू करते हैं। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। हेयर द ट्रस्ट इन सेल्फ हेल्प, द थीम ऑफ ट्रस्ट इन सेल्फ हेल्प स्टार्ट्स। यानी जब इंसान को ऐसा लगे कि अब उसकी मदद कोई नहीं कर रहा, तो उसको फिर अपनी मदद खुद ही को करनी पड़ती है। आई एक्सक्लेम्ड, तभी इसके अंदर इसका जो करेज जो था वो इसका लौट के आता है और इसको लगता है कि आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। जब इसने अपने सभी दोस्तों को आजमा लिया कि मेरे किसी भी दोस्त ने मेरे बुरे समय में कोई मदद नहीं की, तब लास्ट में जाके इसको रियलाइज़ होता है कि एक दोस्त तो मेरा ऐसा है जो कि मेरे साइड में खड़ा है टू लिफ्ट मी। लिफ्ट मी का मतलब मुझे मेरी परेशानी से उबारने के लिए, एंड एड मी, एड का मतलब सहायता, मेरी सहायता करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड, चाहे भली कैसी भी कंडीशन हो, मेरा एक सच्चा दोस्त है जिसकी तरफ मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था, जो मेरी साइड खड़ा है मुझे उबारने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। दुनिया पे यकीन करना मात्र हवाई किले बनाने जैसा है, यानी कि एक ऐसी कल्पनाएं करना जिनको करने से वास्तविक रूप में मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। तो अब मैं यदि अगर किसी पे यकीन करूंगा तो वो सिर्फ मेरा गुड राइट हैंड है, मेरा जो हाथ है। इससे पहले वाले स्टेंजा में मैं आपको बता ही चुका हूं कि पोएम इज़ वेरी सिंबॉलिक, और गुड राइट हैंड किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, मेहनत का प्रतीक होता है। यानी कि सेकंड स्टेंजा में पोइट को इस बात को अच्छी तरीके से उसने समझ लिया, उसको ये बात समझ में आ गई कि बुरे वक्त में मुझे मेरे लेबर, मेरी मेहनत पे यकीन करना चाहिए, और वो ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके ऊपर अगर मैं यकीन करूं तो वो मुझे मेरे बुरे वक्त से उबार सकती है। थर्ड स्टेंजा, माई करेज रिवाइव्ड। करेज का मतलब मेरा हौसला, रिवाइव्ड का मतलब पुनः मेरे पास लौट के आता है। इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट का मतलब मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरा करेज जो होता है वो मेरे अंदर दोबारा लौट के आ जाता है। बुरे वक्त में यदि अगर आपका साहस आपके साथ में है तो आप बुरे वक्त से बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हो और उस बुरे वक्त को भी बहुत अच्छी तरीके से काट सकते हो। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और मेरा जो हाथ है, मेरी मेहनत जो है वो उतना ही मजबूत है जितनी कि मेरी अंतरात्मा वो अब मजबूत हो चुकी है, उसमें एक नई उम्मीद की किरण वो उसके अंदर जाग चुकी है। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, और मेरी इसी स्पिरिट ने मेरी जो अंतरात्मा जो थी, जो दुख के गहरे सागर में थी, उससे उबारने में मेरी मदद करी। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मेरे इसी हौसले ने मुझे दर्द से, तकलीफ़ों से बचाया। इट फेड मी,
ना सिर्फ उसने मुझे बचाया, बल्कि फैड का मतलब होता है खाना खिलाना, लेकिन यहाँ पे फैड का एग्जैक्ट अर्थ यही है कि जो कमियां मेरे जीवन में हो गई थी वो दोबारा से, उन कमियों को मेरी स्पिरिट ने, मेरे हौसले ने पूरा करना शुरू कर दिया। एंड क्लैड मी अगेन एंड अगेन। क्लैड मी का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी चीज़ को दोबारा से उसके पहले वाले रूप में लेके आना, यानी कि जिस तरीके से पोइट पहले प्रॉस्परस था, वो सारी चीज़ें मेरे हौसले ने दोबारा से मेरे अंदर वो लेके आई और उसने मुझे पहले जैसा बना दिया। सो हिज स्पिरिट एंड मूड बिकेम लाइट एंड चीयरफुल। उसकी स्पिरिट, उसका जो मूड जो था वो आशा से भर गया, पहले के जैसा चीयरफुल हो गया। एंड ही स्टार्टेड प्रॉस्परिंग, वो पहले के जैसा प्रॉस्परस बनना शुरू हो गया। ही नेवर फेल्ट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड क्लोथिंग अगेन इन लाइफ। और फिर उसने दोबारा से अपनी ज़िंदगी में खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह, या वो सभी मूलभूत आवश्यकताएं जो कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, उसकी उसको कभी भी कमी महसूस नहीं होने लगी। तो यहाँ पे हमारा इस पोयम का थर्ड स्टेंजा भी खत्म होता है। स्टेंजा फोर्थ। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, सो हियर द रिवाइवल ऑफ लक एंड फॉर्च्यून। तो अभी तक जब मेरा बुरा वक्त था, उस समय जो दोस्त मुझे छोड़ गए थे, मेरा साथ छोड़ गए थे, जैसे ही मेरा अच्छा वक्त दोबारा आया, जैसे ही मेरा सौभाग्य मुझे मिला, तो जो दोस्त मुझे पहले छोड़ के चले गए थे वो दोबारा से एक एक करके मेरी ज़िंदगी में आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। एंड जब मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद करने की बजाय जो लोग मुझे अलग अलग राय देते थे, वो भी अब मेरे लिए अच्छे दिखने लगे। आई नीड दैम नो मोर। अब चाहे भली वो मेरे सारे दोस्त, वो मेरे सारे एडवाइज़र्स जिन्होंने सिर्फ लिप सर्विस की थी, यानी कि जिन्होंने सिर्फ बोलकर, शब्दों के द्वारा ही मेरी मदद की थी, प्रैक्टिकली जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा कुछ भी नहीं किया था, और मेरे मुश्किल समय में जो मेरा साथ छोड़ के चले गए थे, जैसे ही मेरा अच्छा समय आया वैसे ही वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ गए। हिंदी में भी एक कहावत है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो जैसे ही मेरा अच्छा समय आया, जैसे ही मैं सुखी हो गया, दोबारा से वो मेरे साथी बनने के लिए आ गए। लेकिन यहाँ पर पोइट कहता है कि नाउ आई डू नॉट नीड दैम एनी मोर, कि मुझे अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और शायद अब इस बात को वो समझ भी चुके होंगे। वॉट आई थैंक दी, इन स्पाइट ऑफ दैट आई वुड लाइक टू थैंक दैम, कि मैं उन लोगों को भी यहां पे धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने मेरी मदद ना करके मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं दुनिया से हेल्प मांगने की बजाय खुद पर यकीन करूं। और मैं यहां पे सबसे ज्यादा थैंक्स देना चाहूंगा। आई थैंक दी, दी का मतलब तुझे, टू whom आई ट्रस्ट दी, क्योंकि मैं तेरे ऊपर ही यकीन करता हूं। एंड हु इज दैट, दैट इज माई गुड राइट हैंड, कि मैं यहां पर सबसे ज्यादा धन्यवाद, सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा अगर मैं यकीन किसी पे करता हूं, तो अब वो दुनिया में कोई मेरा फ्रेंड, कोई मेरा रिलेटिव, कोई एडवाइजर नहीं है। अब मेरा सच्चा साथी मेरा गुड राइट हैंड। यानी लास्ट वाली लाइन में पोइट जो है वो इसी बात पे कहता है कि इंसान को अपने हार्डवर्क और अपनी मेहनत पे ही यकीन करना चाहिए। यदि अगर वो उस पर यकीन करता है तो ज़िंदगी के मुश्किल दौर को भी वो बहुत आसानी से सह सकता है और अपनी परेशानियों से निकल सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पोयम हमारी एंड होती है, और हर बार की तरह पोयम को ख़त्म करने के बाद में उसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस, हालांकि एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको पढ़ाते वक्त इन सबको समझाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पर जो इस पोयम माय गुड राइट हैंड से रिलेटेड जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, उनके मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको आज की ये पोयम? मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
और सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, कुछ नए अलग कंटेंट्स के साथ में। तब तक आप सबका शुक्रिया।